गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम लोग चैप्टर 7 शुरू करेंगे जो कि है रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी। तुम लोग रेडियो एक्टिव इस शब्द से शायद परिचित हो। ये शब्द तुमने हो सकता है सुना हो परमाणु बम के मामले में, जहाँ पे तुमने सुना होगा कि हिरोशिमा नागासाकी जो जापान के दो शहर थे जहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराया गया, तथा उस परमाणु बम के चलते जो वहाँ से रेडियो एक्टिव तरंगे निकली वह उस शहर को पूरी तरीके से वहाँ के जितने भी प्राणी थे उनको तबाह कर दिया। ये तुम रेडियो एक्टिविटी परमाणु बम से संबंधित मामलों में सुने होंगे, लेकिन आज हम लोग इसी रेडियो एक्टिविटी को विस्तार से समझेंगे कि ये केवल परमाणु बम में ही नहीं बाकी अनेक चीज़ों में इसको देखा जाता है एवं इसका अच्छा उपयोग भी किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी क्या है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ भारी तत्व होते हैं, भारी तत्व जैसे यूरेनियम, उसके बाद रेडियम, थोरियम, ठीक है। ऐसे कुछ तत्व होते हैं या पोलोनियम होते हैं, ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो काफी भारी होते हैं। भारी से अर्थ है इनका जो परमाणु नाभि होता है, न्यूक्लियस होता है, वो काफी बड़ा होता है। बड़ा इन द सेंस उसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का संख्या काफी ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं ले लेता हूं कैल्शियम, कैल्शियम का जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, वो है 20 एवं एटॉमिक मास जो है वो है 40। अर्थात इसमें प्रोटॉन का संख्या हो गया 20 एवं न्यूट्रॉन का संख्या हो गया 40 माइनस 20, तो हो गया 20। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं यूरेनियम ले लेता हूं, यूरेनियम का चिन्ह है U, तो यूरेनियम इसका एटॉमिक नंबर है 92 एवं एटॉमिक मास है 238। अब अगर मैं इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालूं तो ये है एटॉमिक संख्या। जब तुम लोग जानते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एवं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है जितना एक तत्व का एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन 92 है एवं न्यूट्रॉन जो होगा, ये जो मास है 238, इससे अगर मैं प्रोटॉन का संख्या माइनस कर दूं तो निकलेगा 146। ठीक है। तो देखो कैल्शियम और यूरेनियम में कितना अंतर है। यहाँ पे प्रोटॉन 20 था, न्यूट्रॉन 20 था, जबकि यहाँ पे प्रोटॉन 92 है और न्यूट्रॉन 146 है। तो इसलिए ऐसे पदार्थों को बोला जाता है भारी तत्व, हैवी एलिमेंट्स। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या में अंतर होता है, काफी अंतर। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें कैल्शियम और कैल्शियम का, अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो निकालूं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नहीं, न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन का रेशियो निकालूं तो ये निकलेगा 1। ठीक है। जबकि इसमें अगर मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो निकालूं तो ये होगा 146 डिवाइडेड बाई 92। अगर तुम लोग इसको करोगे तो ये कुछ 1.58 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात है ये 1 है, जबकि यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात है 1.58। ऐसे तत्व जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.5 से ज्यादा हो, अगर किसी तत्व का न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात 1 से कम या 1.5 से ज्यादा हो तो उसका परमाणु नाभि अस्थिर होता है।
अगर किसी तत्व का न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन का अनुपात 1 से कम, यहाँ पे ध्यान देना इन शब्दों को, 1 से कम तथा 1.5 से ज्यादा हो तो उसका परमाणु नाभि अस्थिर होता है। यही कारण है, इसी कारण से वह तत्व कुछ अदृश्य किरणों को उत्सर्जित करती है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूं, कुछ भारी तत्व जैसे यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, मैंने यहाँ पे दो उदाहरण दिया। कैल्शियम एक हल्का तत्व है, एटॉमिक नंबर 20 एवं मास नंबर 40। इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात है 1, जबकि यूरेनियम का न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात बहुत ज्यादा है, 1.5 है। अगर कोई तत्व ऐसा हो जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात 1 से कम हो, 1 से अगर कम होता है या फिर 1.5 से ज्यादा होता, तो उसका परमाणु नाभि अस्थिर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। तो अगर उनमें से किसी का संख्या ज्यादा या कम हो जाता है तो वहां पे वो जो फोर्स है वो अनस्टेबल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। इसलिए वो न्यूक्लियस चाहता है कि मैं स्थिरता की ओर जाऊं, स्टेबिलिटी की ओर जाऊं। इस कारण इस स्टेबिलिटी को पाने के लिए, इस स्थिरता को पाने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ अदृश्य किरणों को, माफ करना यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कुछ अदृश्य किरणों को उत्सर्जित करती है, कुछ इनविजिबल रेस को छोड़ती है, कुछ अदृश्य किरणों को उत्सर्जित करती है। इस घटना को बोला जाता है, इस घटना को रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी है। तो यहाँ पे तुम्हें रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता का कारण एवं इसका संज्ञा दोनों मिल गया कि रेडियो एक्टिविटी कुछ भारी तत्वों में पाए जाते हैं जिनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात 1 से कम या 1.5 से ज्यादा होता है। इस घटना को ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी के चलते यहाँ पे मैंने जो अदृश्य किरणों को कहा, तो वह इनविजिबल किरणें जो होती हैं उनको कहा जाता है रेडियोधर्मी किरणें। रेडियो धार्मिक किरणें, ये जो रेडियोधर्मी किरणें होते हैं ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है अल्फा किरण, एक होता है बीटा किरण तथा गामा किरण। इसको अल्फा कण या बीटा कण भी बोला जाता है। इसको अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण बोला जाता है, ठीक है, या कभी कभार अल्फा किरण भी बोला जाता है। इनमें किरण तथा कण दोनों का ही गुण देखा जाता है। अब इनको कुछ इनके विशेष गुण है जिसको हम लोग समझेंगे। पहला समझेंगे इसका आवेश, ठीक है। इसके आवेश के बाद हम लोग देखेंगे इसका द्रव्यमान, और हम लोग देखेंगे इसका द्रव्यमान हो गया, आवेश हो गया, और हम लोग देखेंगे इसका वेधन क्षमता, और हम लोग देखेंगे इसका आयनीकरण क्षमता, ठीक है। तो आवेश मतलब इसका चार्ज को देखेंगे हम लोग, इसके मास को देखेंगे। ये द्रव्यमान जो है ये विराम रेस्ट मास है, विराम द्रव्यमान, उसको देखेंगे। वेदन क्षमता मतलब पेनिट्रेशन पावर, और आयनीकरण की क्षमता मतलब आयनाइजेशन पावर।
तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, आयनाइजेशन पावर, ये है पेनिट्रेशन, ये है मास, ये है चार्ज। ठीक है, तो इन चीजों को देखेंगे। अगर अच्छा एक और चीज छूट गया, ये सबसे ऊपर लिखना चाहिए था, वो था नेचर, इसका प्रकृति। तो सबसे पहले हम लोग नेचर से ही शुरू करते हैं। अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण का नेचर होता है एक हीलियम कण के जैसा, और हम लोग जानते हैं हीलियम कण का एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 2 है, तो उसका एवं चार्ज उसका जो सॉरी एटॉमिक मास जो है 4। तो ये जो अल्फा कण है वो एक हीलियम कण जैसा ही होता है, किसमें, नेचर में। ठीक है, जबकि बीटा का जो नेचर होता है वो एक इलेक्ट्रॉन जैसा होता है। ठीक है, एवं अर्थात ये नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये जो है अल्फा जो है ये पॉजिटिव है, बीटा जो आवेश है ये नेगेटिव है, जबकि गामा जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अल्फा कण हीलियम के तरह, हीलियम का प्रकृति वाला या नेचर वाला होता है, बीटा इलेक्ट्रॉन का नेचर वाला होता है, जबकि गामा जो है ये मैं किरण ये किरण होगा, मैं किरण इसीलिए लिखा हूं क्योंकि ये एक विद्युत चुंबकीय या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा होता है। अब अल्फा कण का आवेश कितना होगा? अल्फा कण का आवेश होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, जबकि बीटा कण का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई आवेश नहीं। अब अगर द्रव्यमान एटॉमिक मास का बात करें तो हीलियम एटम का जो मास होता है वो होता है 6.6 × 10⁻⁻27 kg, जबकि बीटा का होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg, जबकि इसका मास, क्योंकि ये किरण है इसलिए इसका मास 0। ठीक है, अब हम लोग चले आते हैं इसका भेदन क्षमता में, पेनिट्रेशन पावर में। तो भेदन क्षमता में ध्यान देना, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है गामा किरण का। तो गामा किरण जो होगा ये होगा बीटा से 100 गुना अधिक, तो इसका भेदन क्षमता होगा बीटा से 100 गुना अधिक। भेदन क्षमता पेनिट्रेशन पावर बीटा का होगा अल्फा से 100 गुना अधिक, जबकि अल्फा किरण का होगा न्यूनतम या मिनिमम। ठीक है, अब हम लोग चले आते हैं आयनाइजेशन पावर या आयनीकरण की क्षमता। अब आयनीकरण का क्षमता भेदन क्षमता का बिल्कुल उल्टा होता है। तो उल्टा होने पर अल्फा का होगा बीटा से 100 गुना अधिक, जबकि बीटा का होगा गामा से 100 गुना अधिक, और इसका होगा मिनिमम। मैं यहाँ पे मिनिमम लिख देता हूँ, गामा का जो होगा ये मिनिमम होगा। मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ये हो गया आवेश, ये हो गया द्रव्यमान,
ये हो गया पेनिट्रेशन पावर, ये हो गया आयोनाइजेशन, ये हो गया इसका नेचर, ये हो गया तुम्हारा अल्फा के लिए, ये हो गया बीटा के लिए। ठीक है, तो ये अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा कण का कुछ विशेष गुण है, कुछ विशेष चीजें हैं जिनके आधार पे तुम लोग इसको अलग अलग कर सकते हो। अब तुम लोग को पहले ही मुझको बताना चाहिए था कि ये रेडियोधर्मिता किसने सर्वप्रथम देखा। तो हेनरी बैक्यूरेल जो एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही सर्वप्रथम रेडियोधर्मिता को देखा। ये जो अल्फा बीटा और गामा किरणों का नेचर है, ये उन्होंने कैसे पता किया? उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा सा बहुत मोटा सा शीशे से या लेड से बना हुआ एक चेंबर लिया। इस चेंबर में उन्होंने कुछ रेडियोधार्मिक पदार्थों को रख दिया, रेडियो एक्टिव मटेरियल को अंदर रख दिया। अब ये रेडियोधर्मिता के कारण तुम लोग कह सकते हो कि रेडियो एक्टिविटी होगा, इसमें रेडियोधर्मिता देखा जाएगा। एवं उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने एक चुंबक लगा दिया, इधर एक चुंबक लगा दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाया, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश पोल बना दिया, यहाँ पे नेगेटिव पोल बना दिया। तो तुम लोग देखोगे कि कुछ किरण जो है ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ गया, कुछ किरण जो है नेगेटिव की तरफ मुड़ गया, एवं कुछ किरण जो है बिना मुड़े सीधा चला गया। यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे उन्होंने डिटेक्टर लगा दिया, यहाँ पे जो है एक डिटेक्टर लगा, मतलब जो पहचान करे। तो ऐसा देखने पर उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो रेडियोधर्मी किरण है, कुछ किरण जो है वो नेगेटिव गुण वाला है, कुछ जो नेगेटिव पोल की तरफ मुड़ गया, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ गया। उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग जानते हैं विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जो बिना मुड़े चला गया, उन्होंने कहा ये शून्य आवेश वाला। तो इस प्रकार से रेडियो एक्टिव किरणों का नेचर को जाना गया है। उसके बाद इनका द्रव्यमान, पेनिट्रेशन पावर, ये अलग अलग प्रयोगों द्वारा उन्होंने देखा। अब रेडियोधर्मिता जो है ये एक न्यूक्लियर घटना है। तो रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय घटना, न्यूक्लियर या फिर नाभिकीय घटना। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आता है कि सिद्ध करो रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फेनोमेना है। तो रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फेनोमेना है। कभी कभार ये पूछा जाता है क्यों, तो इसका उत्तर भी यहीं से आता है कि क्योंकि इसका उत्सर्जन का कारण है, क्योंकि इसका उत्सर्जन का कारण नाभि या परमाणु नाभि में मौजूद परमाणु नाभि में स्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का इसीलिए यहाँ पे ही इसका कारण मैं बोल दिया था, इसीलिए इसको रेडियो एक्टिव घटना या नाभिकीय घटना कहते हैं, क्योंकि इसका उत्सर्जन का कारण जो है वो परमाणु के नाभि में मौजूद, वो परमाणु नाभि में स्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अनुपात है, इसीलिए इसको नाभिकीय घटना बोला जाता है।